हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉन डेर वाल्स समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इस समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं आदर्श गैस समीकरण है PV = nRT। हमने पढ़ा कि ये समीकरण जो है आदर्श गैसें इस समीकरण का पालन करती हैं, जबकि वास्तविक गैसें इस समीकरण का पालन नहीं करती हैं। और चूँकि हम जानते हैं कि ये समीकरण अणुगति सिद्धांत के आधार पर दिया गया है, और पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अणुगति सिद्धांत की दो अवधारणाओं में त्रुटियां थीं। तो हम देख रहे हैं कि अणुगति सिद्धांत में दो अवधारणाएं ऐसी थीं जिसका पालन वास्तविक गैसें नहीं करती हैं। तो हम देख रहे हैं कि अगर वास्तविक गैसें अणुगति सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं तो इस सिद्धांत के आधार पर जो समीकरण बनाया गया है उस समीकरण का भी पालन वास्तविक गैसें नहीं करेंगी। इसी कारण आदर्श गैस समीकरण की सहायता से हम वास्तविक गैस के व्यवहार का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यदि हमें वास्तविक गैस के व्यवहार का अध्ययन करना है तो हम जो अणुगति सिद्धांत की अवधारणाओं में त्रुटियां हैं उस त्रुटि में हमें संशोधन करना होगा। तो यहाँ पे हम दो तरह का संशोधन करेंगे। फर्स्ट है आयतन संशोधन और दूसरा है दाब संशोधन। तो इस संशोधन को करने के बाद हम देखेंगे कि हमें नया अणुगति सिद्धांत मिलेगा, और इसी प्रकार का संशोधन हम आदर्श गैस समीकरण में भी करेंगे। तो यहाँ से हमें एक नया समीकरण प्राप्त होगा, और उस समीकरण से हम देख सकते हैं कि हम वास्तविक गैस के व्यवहार का अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि अवधारणाओं में अणुगति सिद्धांत की अवधारणाओं में जो त्रुटियां थी उसके बारे में वॉन डेर वाल्स ने बताया, और उसमें संशोधन करके हमें एक नया समीकरण दिया था। इसलिए इनके नाम पर ही इस समीकरण का नाम वॉन डेर वाल्स समीकरण रखा गया है। अब हम वॉन डेर वाल्स समीकरण की व्युत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए हम आदर्श गैस समीकरण PV = nRT में दो प्रकार का संशोधन करेंगे। फर्स्ट है आयतन संशोधन और सेकंड है दाब संशोधन। तो यहाँ पे हम देखते हैं फर्स्ट आयतन संशोधन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि अणुगति सिद्धांत में किस अवधारणा में त्रुटि है, फिर उस अवधारणा में हम यहाँ संशोधन करेंगे। तो हम देखते हैं कि त्रुटिपूर्ण अवधारणा है कि गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होता है गैस द्वारा घेरे गए कुल आयतन की तुलना में। यानी अगर हम एक गैस लेते हैं और ये देखते हैं कि गैस जितना आयतन, पूरा आयतन जो वो कवर कर रहा है, वो आयतन जो होगा उस आयतन की तुलना में अगर हम केवल गैस के अणुओं का आयतन देखते हैं तो इन अणुओं का आयतन जो होगा ये नगण्य होगा। तो ये अवधारणा दी गई थी। तो ये हम देखते हैं कि आदर्श गैस के लिए ये अवधारणा तो सही है, लेकिन वास्तविक गैसों के लिए ये अवधारणा गलत है। तो हम देखते हैं संशोधन में कि आदर्श गैस के लिए सही है, यानी आदर्श गैस के अणुओं का आयतन नगण्य होगा संपूर्ण गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में। लेकिन हम वास्तविक गैसों के लिए देखते हैं तो गैस के अणुओं का जो आयतन होता है, इन अणुओं का आयतन हम नगण्य नहीं मान सकते हैं इस पूरे आयतन की तुलना में, क्योंकि इन अणुओं का कुछ निश्चित आयतन होता है, यानी कुछ इसकी फिक्स वैल्यू होगी आयतन की। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 मोल गैस लेते हैं और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गैस के जो अणु हैं उनका आयतन निश्चित होगा। तो मान लेते हैं कि सारे गैस के अणुओं को एक पास एकत्र कर रहे हैं और इनका आयतन B है, जिसको हम वर्जित आयतन कहेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर पूरे गैस का आयतन V है और 1 मोल गैस के जो अणु हैं उन अणुओं का आयतन B है, तब वो आयतन हम देखेंगे जो रिक्त है वो हो जाएगा V - B। चूँकि आदर्श गैस समीकरण में जो V दिया हुआ है ये वो आयतन होता है जिस आयतन में अणु गति कर सकते हैं। तो यदि हम आदर्श गैस के लिए देखते हैं तो चूँकि ये जो अणु हैं इन अणुओं का आयतन नगण्य है, इसलिए जो गैस के अणु हैं वो पूरे आयतन में, पूरे V आयतन में गति कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वास्तविक गैस लेते हैं तो वास्तविक गैस के लिए गैस के जो अणु हैं उन अणुओं का आयतन नगण्य नहीं है। ये जो अणु हैं ये केवल वहीं पे गति करेंगे जहाँ पे रिक्त स्थान होगा। जहाँ पे पहले से अणु उपस्थित हैं वहाँ पे अणु गति नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से वास्तविक गैसों के लिए अगर 1 मोल गैस ले रहे हैं तो उनके लिए गति करने का जो स्थान होगा वो V - B होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें आदर्श गैस समीकरण में संशोधन करने पर V आयतन की जगह हम V - B आयतन लेंगे 1 मोल गैस के लिए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि यदि 1 मोल गैस है तब संशोधित आयतन होगा V - B। और यदि हम देख रहे हैं कि अगर हम गैस के N मोल लेते हैं
तो यदि 1 मोल अणुओं का आयतन B है तो n मोल अणुओं का आयतन हो जाएगा NB। तब हम पूरे आयतन में से NB माइनस करेंगे, तो इस तरीके से n मोल गैस के लिए संशोधित आयतन हो जाएगा V माइनस NB। अब हम आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू nRT में V की जगह V माइनस NB आयतन का उपयोग करेंगे। अब हम सेकंड संशोधन देखेंगे, दाब संशोधन। तो इसमें सबसे पहले हम त्रुटिपूर्ण अवधारणा देखेंगे, फिर उस अवधारणा में हम संशोधन करेंगे। तो यहाँ पे अवधारणा है कि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण नहीं होता है, जबकि वास्तविक गैसों के लिए ये अवधारणा गलत है, क्योंकि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण होता है। तो हम देखते हैं कि अणुओं के बीच जो आकर्षण होता है उससे दाब प्रभावित होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं दाब किस प्रकार प्रभावित होता है। तो अब देखते हैं कि अगर हम गैस का कोई अणु लेते हैं, जो मध्य में पात्र में अगर हम गैस ले रहे हैं और गैस के अणु को अगर हम मध्य का लेते हैं, तो हम देखते हैं कि ये मध्य का अणु अन्य अणुओं से चारों तरफ से घिरा होगा। तो इन अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तो सभी अणु इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं हर तरफ से इसमें बल कार्य कर रहा है। तो चूँकि हर तरफ से बराबर बल कार्य कर रहा है, इसलिए ये जो बल होगा ये संतुलित बल होगा। और इस केस में यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो हो जाएगा 0, यानी कुल बल इस पर 0 कार्य कर रहा होगा। और ये तब इस तरीके से जिस प्रकार गति कर रहा होगा वैसे ही गति करेगा, इन सभी आकर्षण बल का यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक अणु ऐसा लेते हैं जो पात्र की दीवार के पास है, तो हम देखते हैं कि इस अणु पे अंदर की ओर से आकर्षण बल कार्य करेगा। अंदर जो अणु हैं उस अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जबकि पात्र की दीवार की तरफ कोई अणु नहीं होगा जो इसे आकर्षित करे। तो इस पर एक असंतुलित बल कार्य करेगा। तो इस केस में हम देखते हैं जो नेट फोर्स होगा, इस अणु पे जो नेट फोर्स कार्य कर रहा होगा, बल कार्य कर रहा होगा, वो 0 नहीं होगा, यानी इस पे एक बल होगा जो अंदर की ओर कार्य करेगा। तो इस तरीके से हम देख रहे थे जो अणु पात्र की दीवारों से टकराकर इस पे दाब उत्पन्न कर रहा था, उस अणु पे एक अंदर की ओर बल लग रहा है, अंदर एक बल है जो इसे अपनी ओर खींच रहा है। तब हम देखते हैं कि ये अणु उतने प्रभाव से, उतने प्रभाविता से इस पात्र की दीवार पे टकरा नहीं पाएगा, यानी अब इस अणु के द्वारा इस पात्र की दीवार पे कम दाब लगाया जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम पात्र में गैस लेते हैं और गैस के अणुओं का दाब हम मापते हैं, तो हमारे जो मापित दाब का मान होगा, मतलब वो दाब जो हम माप के निकालेंगे वो दाब कम हो जाएगा उस दाब से जो होना चाहिए था वास्तव में। तो इस प्रकार से आदर्श गैस समीकरण में जो दाब उपस्थित है उस दाब से यहाँ पे जो दाब आ रहा है वो दाब कम हो गई, यानी जो हम माप के दाब निकाले हैं, मापित दाब, वो कम हो जाएगा आदर्श दाब से। तो इस अगर मापित दाब को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये समीकरण जो है, इस समीकरण का पालन नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे पास जो दाब प्राप्त होगा इस गैस से, उस दाब में हम एक संशोधन कारक पी को जोड़ेंगे, स्मॉल पी को। इस संशोधन कारक को जोड़कर हम एक नया दाब प्राप्त करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो मापित दाब है वो कैपिटल पी है और यहाँ पे हम एक संशोधन कारक जोड़ रहे हैं स्मॉल पी। तो इस तरीके से जो दाब प्राप्त होगा वो दाब आदर्श दाब के बराबर हो जाएगा। अब हम इस दाब को इस आदर्श गैस समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दाब, ये जो हम संशोधन कारक जोड़ रहे हैं, इस संशोधन कारक को हम कहीं से इसको माप के या किसी और तरीके से ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हम अलग रूप से इसका मान प्राप्त करेंगे। अब यहाँ हम संशोधन कारक P का मान ज्ञात करेंगे। तो यदि हम देखते हैं कि 1 मोल गैस ले रहे हैं तो उसके लिए संशोधन कारक P समानुपाती होता है गैस के घनत्व के गुणनफल के। यानी गैस अगर रो जो है वो गैस का घनत्व है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि P समानुपाती रो इंटू रो। और अगर हम n मोल गैस ले रहे हैं तो इस तरीके से n मोल गैस का घनत्व हो जाएगा n रो। तो ये P जो होगा ये समानुपाती होगा n रो इंटू n रो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसे हम लिख सकते हैं n रो का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि रो जो है वो घनत्व है, गैस का घनत्व है, और जो घनत्व होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी रो अनुक्रमानुपाती 1/v हो जाएगा। तो इस तरीके से घनत्व आयतन के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि इसका
दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो इस साइड का स्क्वायर रो स्क्वायर हो जाएगा और इसका पूरा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v²। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जो रो है ये अनुक्रमानुपाती है 1/v² के। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये n का स्क्वायर और ये रो के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/v²। यानी अगर रो का स्क्वायर अनुक्रमानुपाती होगा 1/v² तो यहाँ पे हम n स्क्वायर का गुणा करें तो हम देख सकते हैं कि n² रो स्क्वायर अनुक्रमानुपाती हो जाएगा n² v²। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है। अब समानुपाती को हम इक्वल में चेंज करेंगे। इक्वल में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा रहे हैं a। तो इस तरीके से p का मान संशोधन कारक p का मान हो जाएगा an²/v²। तो यहाँ पे ये हमें संशोधित दाब प्राप्त हो गया। तो हमने संशोधित आयतन और संशोधित दाब प्राप्त कर लिया है। अब इस मान को हम आदर्श गैस समीकरण में रखकर वान डेर वाल्स समीकरण प्राप्त कर लेंगे। वान डेर वाल्स समीकरण को प्राप्त करने के लिए हम आदर्श गैस समीकरण में संशोधित दाब और संशोधित आयतन का मान रख देंगे। तो हमने देखा कि संशोधित दाब जो था वो था P प्लस स्मॉल p और स्मॉल p का मान हमने यहाँ निकाला an²/v²। तो वो वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तो इस तरीके से संशोधित दाब हो जाएगा P प्लस an²/v² और संशोधित आयतन हमने निकाला V माइनस NB। अब इन दोनों के मान को हम इस समीकरण में रखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं P का मान है P प्लस an²v² और यहाँ पे हम देख रहे हैं संशोधित आयतन का मान है V माइनस NB। तो हम यहाँ रखते हैं V माइनस NB और यहाँ पे हम इस साइड वैसे ही लिख देंगे = nRT। तो इस तरीके से ये हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा जिसको हम कहेंगे वान डेर वाल्स समीकरण। और इस समीकरण के द्वारा हम वास्तविक गैस के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं।